ये जो ऑकल्ट एक्सपर्ट्स हैं, इनसे बेहतर रिलेशनशिप कोच या इनसे बेहतर लव कोच कोई नहीं हो सकता। लव या रिलेशनशिप आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहाँ पे हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है, क्या ये समय सही है, और दोनों ही चीज़ों पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो कुंडली जो गुण मिलान है वो कुंडली मिलान है ही नहीं। क्या मेरी कुंडली ये बता सकती है कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है या कितने ब्रेकअप्स होंगे? आपको अपने आप से प्यार करना सीखने की जरूरत है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष अमर उजाला के आज के नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं एआई के बारे में, और इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर कैसे हमारे ग्रो करने वाले हैं, कैसे डिस्टर्ब होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है आज एक बहुत ही खास शख्सियत, जो कि एक लाइफ और रिलेशनशिप कोच हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही ख्याति प्राप्त न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो शायद उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आज हमारे साथ इस शो पे मौजूद हैं सिद्धार्थ एस कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक चीज़ जो बार बार मुझे परेशान भी कर रही है और जो बार बार मैं आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिस होते जा रहे हैं। लोगों की लाइफ से लव या रिलेशनशिप जो है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो हम जेनजी की बात करें, चाहे वो हम उनसे पहले वाली जनरेशन की बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, किसी की भी हम बात करें। लव या रिलेशनशिप आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहाँ पे हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है ना। कभी आप ब्रेकअप्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी आप कम्युनिकेशन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल ऐसे हैं जो रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को इसमें अपनाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात ली, सही बात की, और बिल्कुल एक ऐसा है जो मैं बात भी कर रहा था। रिलेशनशिप एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हमने कोई फॉर्मली इसको सीखने की कभी कोशिश नहीं की है, जो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का या हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग में हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, और यही इवोल्यूशन हमें हेल्प करेगा। जब हम रिलेशनशिप के पहलू की बात करते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि भाई आप आ जाओ, आप सीख लोगे। जब आप चीज़ों को सीख लोगे ऑन द जॉब, तो गलतियाँ भी करोगे, और गलतियाँ कर कर के सीखोगे। काफ़ी लोग इसमें सीख लेते हैं, बट रिश्तों में एक बार जब गलतियाँ होती हैं, जब एक बार गांठ आती है, तो उनको रीग्रुप करना या दोबारा उनको रीस्टेट करना बहुत मुश्किल या बहुत टफ हो जाता है, और शायद तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हम उसको ठीक भी नहीं कर पाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इन स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो ज्योतिष है या कोई भी शास्त्र है, वो आपको एक अट्रीब्यूट देता है कि ये आपकी अट्रीब्यूट है। उस अट्रीब्यूट के हिसाब से रियल लाइफ में एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल लाइफ में कर्म नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, तो हमें उनका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल रिलेशनशिप्स को एक नए चश्मे से, एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो हमारा ज्योतिष है वो उस नए मार्ग को देखने में, जैसे एक बंद अंधेरे कमरे में टॉर्च हमारा काम करता है, हमें रास्ता दिखाता है, या छोटी मोमबत्ती करती है, वही काम इस जीवन की जर्नी में ज्योतिष कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप के हिस्से में हो या जीवन के किसी दूसरे हिस्से में। क्या मेरी कुंडली ये बता सकती है कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है या कितने ब्रेकअप्स होंगे? ये सब कुंडली से बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर कोई इंसान जो रिलेशनशिप में हार्ड टाइम से गुजर रहा है, तो क्या उसके लिए ये सही अप्रोच हो सकती है कि वो कुंडली जाकर उसके बारे में पूछे कि वो रिलेशनशिप उसके लिए है भी या नहीं है, या उस रिलेशनशिप से उसको आगे हार्ड टाइम्स देखने को मिलेंगे, या आगे वो उस पर काम कर सकता है? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजर। जब मैं एस्ट्रोलॉजर की बात करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, टैरो एक्सपर्ट, जितनी भी ऑकल्ट मोडालिटीज़ हैं, सबको मैं इंक्लूड करते चलता हूँ। ये जो ऑकल्ट एक्सपर्ट्स हैं, इनसे बेहतर रिलेशनशिप कोच या इनसे बेहतर लव कोच कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको डेटा शेयर करूँगा। मैं बड़ा डेटा ड्रिवन हूँ, तो मैं बहुत सारे रिसर्च करते रहता हूँ। एंड अभी रिसेंटली हमने जब ईयर एंड हुआ, तो हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, लगभग 10,000 लोगों से बात की इंडिया में, क्रॉस एजेज, मेल फीमेल दोनों। और उसमें से लगभग 70% लोगों ने एस्ट्रोलॉजर को अपना पहला चॉइस ऑफ कोच बताया।
टू स्पीक ऑन द रिलेशनशिप मैटर्स। एंड ये सिर्फ मेरा ही नंबर नहीं है, हम ग्लोबली और भी अगर स्टडीज को देखेंगे, हमारे हमारे अलावा भी दुनिया में ऐसी स्टडीज हुई हैं, जितने भी डेटिंग की कंपनी है उन्होंने भी सिमिलर स्टडीज की है। यूएस में या इंडिया में उनका जो नंबर है लगभग 60-62% के प्रति है, हमारे स्टडी में नंबर थोड़ा ज़्यादा 70-72% के आसपास है। और मैं इसको ये लेके चलता हूँ कि उन्होंने थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को टारगेट किया, क्योंकि डेटिंग ऐप कल्चर में वो ज़्यादा हैं, या टियर 1 सिटीज़ को हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन था वो उनसे ज़्यादा था, इसलिए हमारा नंबर थोड़ा ज़्यादा आया, तो कि लोग ऑलरेडी मान रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर आप रिलेशनशिप में किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, या शायद ये कंफ्यूज है कि मेरे लिए ब्रेड क्रम्बल है या सिचुएशनशिप है, या मेरे लिए मैं घोस्ट होने वाला हूँ, या मुझे अवॉइड डिस्ट्रक्शन होना है, या किसी भी इस तरह के जंजी लिंगों में आप फंसे हुए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपकी बिल्कुल मदद कर सकता है। आपकी जो कुंडली के ग्रह हैं, कुंडली के जो भाव हैं, और साथ ही साथ अभी की जो दशाएं और गोचर हैं, वो बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं और आपको बता सकती है क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है, क्या ये समय सही है, और दोनों ही चीज़ों पे। तो जैसे अगर हम ये बात करिए, अभी हमने जो भी हमारे जेनजी लिंगोस हैं इनके ऊपर आपने भी बात करी है, तो इसी को अगर मैं अगले स्टेप पे बात करूँ कि आजकल सेपरेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक लॉन्ग पार्टनरशिप के बाद भी लोगों को ये रियलाइज़ होता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कि शायद वो दो लोग साथ चलने के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक लंबी पार्टनरशिप के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हमारा साथ रहना सही नहीं है। ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुंडली में कौन से ग्रहों की ये प्लेसमेंट होती है जो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करती है लाइफ में? इसको हमें इस सवाल को 2 तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम सिंपल उदाहरण लें, हम एक टैप से पानी लेते हैं और बॉटल में पानी डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, जग में डालते हैं, पानी तो सेम है, बट तीनों ही जगह जाके वो अलग अलग तरीके का हो गया। वैसे ही हम इंसान हैं, हम इस इंसान इस पृथ्वी रूपी दुनिया में स्थापित है उस पानी की तरह। तो इस पृथ्वी के अलग अलग समय काल के हिसाब से हम परिवर्तन होते हैं, और इसी हिस्से ऑफ ज्योतिष को हम बोलते हैं मेदनीय ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो हमें हेल्प करता है, बताता है देश और काल की प्रेडिक्शन कि भारत का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ये पूरा मेदनीय ज्योतिष का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, ये जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, ये हमें ये भी बताता है कि जो हमारा ओवरऑल इंसान है वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो मुंडेन होने वाली घटनाएं हैं वो भी इंसान को प्रभावित कर रही हैं। अब जो आपका सवाल था उस पर अगर मैं आता हूँ, तो बहुत सारे लोग एक लंबे कॉम्पेनियनशिप के बाद इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। इसके 2 वजह हैं। सबसे पहला वजह है उनके अपनी कुंडलियाँ। अगर उनकी अपनी कुंडलियों को देखें, उनकी अपनी दशाओं को देखें, तो हम बिल्कुल इसको इन्फर कर सकते थे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमें प्रोएक्टिव चलने की ज़रूरत है। अगर हम इंतजार करेंगे कि अब क्या होगा तो गड़बड़ है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, लोगों ने पिछले कुछ दशकों में बना दिया, अरे हमारे 36 में इतने गुण मिल गए, हमारा काम बन गया, हम शादी कर लेते हैं, और अगर शादी नहीं चली, अरे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो कुंडली जो गुण मिलान है वो कुंडली मिलान है ही नहीं। इसको ऐसे समझना एक सब्जेक्ट है, जिस कोर्स में 5 पेपर है, आपने एक पेपर में अच्छा नंबर ले आया, बाकी पेपर्स को बोला भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। तो जो गुण मिलान है सिर्फ वो एक चैप्टर है, एक छोटा सा हिस्सा है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो जो कुंडली मिलान है उसका सिर्फ 10% हिस्सा गुण मिलान है। कहीं ना कहीं हम उस कुंडली मिलान को करते ही नहीं। हमें कुंडली मिलान करने की जरूरत है, गुण मिलान नहीं। गुण मिलान से कुंडली मिलान कहीं ज्यादा बड़ा है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, गुण मिलान और कुंडली मिलान में? देखिए, जब हम गुण मिलान की बात करते हैं तो गुण मिलान सिर्फ एक सिस्टम है जिसको हम अष्टकूट गुण मिलान बोलते हैं, जहां आपको 36 में एक स्कोर मिल रहा है, जो प्राइमा फेसिया सिर्फ चंद्रमा और चंद्रमा से जुड़े हुए पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहा है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जो बाकी ग्रह हैं, चाहे उसका लग्न हो, चाहे उसका पंचम भाव का स्वामी हो, उसका दूसरे भाव का स्वामी हो, अष्टम का, उनके हर भाव का जो कारक तत्व है उसकी चर्चा शायद इस गुण मिलान से अलग हट जाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको एक सिस्टम के रूप में माना कि इंसान सबको यूज करेगा। लेकिन ये एक शायद ड्रॉबैक है जो पिछले 2 दशकों में आ गया कि हम गुण मिलान पे डिपेंडेंट हो गए। और गुण मिलान पे इसलिए डिपेंडेंट हो गए ना, इनको कंप्यूटर के जरिए करना या तकनीक के जरिए करना आसान था, इजी था, तो हमने ईजियर ऑप्शन अपनाया। बट कुंडली मिलान में क्या है कि हम हर ग्रह को, हर भाव को, दोनों को मिलाते हैं कि दोनों का जो जीवन है, उनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी हो, उनकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी हो, उनकी इंटीमेट कंपेटिबिलिटी हो, हर लेवल ऑफ कंपेटिबिलिटी को देखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम गुण मिलान में नहीं देखते? नहीं। अच्छा। गुण मिलान इसमें से बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं देता, या बहुत सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ध्यान नहीं देता। वो एक तरीका है जो आपको एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दे सकता है, बट एक इन डेप्थ ओपिनियन देने के लिए आपको कुंडली मिलान की तरफ जाना जरूरी है। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज है रिलेशनशिप में,
वो है आपका, आप शादी कर कब रहे हो, शादी का मुहूर्त। आज हमारा डिमांड होता है कि भाई शादी हमें सैटरडे करनी है, शादी हमें संडे करनी है, या फिर जिस दिन वेडिंग वेन्यू अवेलेबल है उस दिन करनी है। तो वैसे शादियां नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में पंचांग और मुहूर्त अपने आप में एक हिस्सा है। तो जो शादियों का मुहूर्त है वो भी बहुत जरूरी है। दूसरा, पहले की शादियां घर में होती थी, तो घर की अपनी एक ऊर्जा होती थी, घर की अपनी एक ऑरा एनर्जी होती थी। आज की शादियां जब वेडिंग वेन्यूज में हो रही हैं, वहां की ऊर्जा हमारी जैसी नहीं है, क्योंकि वहां हर दिन नए लोग आ रहे हैं। वहां जो लोग हिस्सा बन रहे हैं वो शादियों में, वो हमें जानते तक नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, और जब एक ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट है तो उनके लिए वो इमोशनल एनर्जी कनेक्ट होना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे जो वेडिंग वेन्यू है उनके वास्तु होने भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मतलब शायद बहुत सारे वेन्यूज हैं आज की तारीख में जो वास्तु पे मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी वेन्यू को वास्तु कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो कपल है उनकी शादी अच्छी चले। तो जो वेन्यू का वास्तु है, क्योंकि आपने मेंशन किया, वेन्यू का वास्तु भी कपल की कंपैटिबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल करेगा। तो अच्छा। इसको मैं बोलता हूँ वेडिंग 360। वेडिंग 360 का मतलब जहाँ पे ये मेरा दिया हुआ टर्म है, जहाँ पे सिर्फ आपका कुंडली या गुणमिलान ही नहीं, आपकी शादी कब हुई है, किस मुहूर्त में हुई है और कहाँ हुई है, तीनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे आपका डेकोर किस कलर का होगा, वहाँ जो प्लांट्स या जो फ्लावर्स लगे हैं वो कौन से कलर के लगेंगे, कौन से लगेंगे, किस दिशा में लगेगा, वहाँ की एनर्जी क्या। देखिए, हमें शादी वेडिंग वेन्यू में करनी है, ये बात हमें पता है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम वहाँ बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, बट शादी जीवन में होनी तो एक बार है, और हम शादी में बहुत सारा खर्च कर रहे हैं। अगर कलेक्टिवली कंट्री के रूप में देखेंगे तो लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट है वेडिंग का। मतलब इतने पैसे लोग खर्च कर रहे हैं शादी करने में। तो वहाँ पे अगर हम ज्योतिष की मदद लें तो हम वेन्यूज को बेटर कर। यहाँ इनफैक्ट मतलब मैं बहुत सारे शादियों में बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स के साथ, वेन्यूज के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम पूरी की पूरी वेन्यू को ही कस्टमाइज कर रहे हैं कि आपके जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आप ये वाला ऑप्शन लो जो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी दशाओं के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है आपके आने वाले जीवन के लिए। पर मैं अगर सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल अगर शादी करने जा रहे हैं, एक लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं, अब वो ये कैसे डिसाइड करें कि वास्तु के हिसाब से उनके लिए ये जगह परफेक्ट है, ये वेन्यू परफेक्ट आ रहा है, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके ये हमारी शादी को बचा लेगा, वो ये कैसे कर सकते हैं? उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट करें ना, उनको ही करना है। देखिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप ये थोड़ी बोलते हैं कि मैं बुक उठा लूंगा, बुक से पढ़ लूंगा, यूट्यूब से वीडियो देख लूंगा कि चलो खुद की सर्जरी खुद कर लेंगे, नहीं करते ना। तो मतलब ये है तो कि यहाँ पे है कि अगर आप एक एक्सपर्ट से जाना है- ओपिनियन ले, जो आपको सिर्फ कुंडली मिलान या गुण मिलान ना करे, बल्कि आपके वेडिंग के हर हिस्से को कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप एक से ज़्यादा एक्सपर्ट की मदद ले, बिल्कुल ले। ये नहीं बोलता, और यहाँ पे ये लेना जरूरी है। और जरूरी, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में। मेरे, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी वेडिंग सर्विसेज जितना इंडिया में, मतलब मैं जिसको पिच नहीं करता हूं, उससे ज़्यादा मेरा डिमांड यूएस या मिडिल ईस्ट में है। वहाँ पे लोग ज़्यादा ओपन हैं इन चीज़ों को एम्ब्रेस करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद आपकी पहले वाली बात है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जिस दिन मिल गया, शायद इंडिया में भी हम करने लगेंगे। तो बिल्कुल एज अ कपल आपको एक अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, जो आपके शादी के हर फैसले को, आपके प्री वेडिंग से लेके आपके पोस्ट वेडिंग तक, चाहे प्री वेडिंग में बात कर लूँ तो कुंडली मिलान की बात है, और कुंडली मिलान से ज़्यादा आपको ये समझा सके कि आप दोनों के पॉजिटिव्स क्या हैं, आप दोनों के नेगेटिव्स क्या हैं, कैसे आप एज ए कपल एक साथ रहकर अपने एक दूसरे के नेगेटिव्स को कम कर सकते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव्स को रिड्यूस करते हुए पॉजिटिव्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आजकल प्री मून या प्री वेडिंग हनीमून का फैशन चल गया है, उसको कैसे कर सकते हैं। जब हम शादी की बात करते हैं तो वहाँ शादी का मुहूर्त हो गया, शादी का जो वेन्यू है उनकी वास्तु हो गई, आप क्या कपड़े पहने, किन रंगों के कपड़े पहने, उनकी चर्चा हो गई। जब पोस्ट वेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ आप जिन घरों में रहने वाले हैं, जिन कमरों में रहने वाले हैं, उनका क्या वास्तु होगा, वो किस दिशा में होंगे, वहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम एक साथ रख के चलते हैं तो शायद हम रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, ये मुश्किल नहीं है, ये सुनने में मुश्किल लगता है, बट ये अब हर उपाय सस्ता भी है, हर उपाय महंगा भी है। हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने एबिलिटीज के हिसाब से चूज करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर है। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ और मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपने मेंशन किया कि कपड़े जो है उसको लेकर भी एडवाइस लेना चाहिए।
तो अगर हम इस पे बात करें कि यूजुअली जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि दुल्हन का जो जोड़ा है वो लाल रंग का होना चाहिए, हालांकि अभी उसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, बट यूजुअली हम ऐसे देखते हैं कि वो लाल रंग का होना चाहिए। दूल्हे का एक अटायर होता है जो हम मानते हैं हमारे उसके हिसाब से चलता है। तो अगर कुंडली के हिसाब से या उस पूरे एडवाइस के हिसाब से मेरे लिए वो लाल रंग सही नहीं है, नहीं पहनना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशंस में क्या है कि अगर हम अपनी पुरातन से चले आ रही चीज़ों को छोड़ दें और नई एडवाइस पर काम करें, ये कैसे साथ में चल सकता है? चलिए मैं उसको आंसर करता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये नहीं कि नई एडवाइस के लिए में पुरातन को छोड़ने की ज़रूरत है। जो हमारे पुरातन एडवाइसेस थे ना, वो कंपेरेटिवली सही थे, वो गलत नहीं थे। हमें उनको इवॉल्व करने की जरूरत है। जब हम रंगों की बात करते हैं, रंगों के अंदर शेड्स होते हैं। हर कलर, एक सिंपल मिथ है जो मैं मिथ ब्रेक कर देता हूँ कि ये जो रंग है या ये जो कलर है वो इस ग्रह का है या इस नंबर का है। ये एक मिथ है, फैक्ट नहीं। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि हर रंग में अलग अलग सेट्स होते हैं। मतलब टोटल अगर एक नंबर की बात करें तो दुनिया में 16 मिलियन सेट्स होते हैं। तो हर रंग के सेट के हिसाब से अलग अलग कलर्स, अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग नंबर्स का रोल आता है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगी कि जैसे बहुत सारी जगहों पे ये चलता है कि सोमवार को आप सफ़ेद रंग पहनिए, मंगलवार को लाल रंग पहनिए, या ये जो कलर होते हैं स्पेसिफिकली एक डेटी से जुड़े हुए होते हैं कि शिव जी के लिए ये रंग है, विष्णु जी के लिए ये रंग है। आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी रंग किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट का नहीं होता या किसी एक पर्टिकुलर नंबर का नहीं होता। क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए मैंने ये बोला, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी एक रंग या कोई भी एक नंबर किसी एक नंबर या ग्रह का नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम रंग के अंदर आप अलग अलग जो सेट्स हैं वो एक से ज़्यादा ग्रहों के रूल हो सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, जो काला रंग है, जो ब्लैक है, उसको शनिदेव रूल करते हैं। लेकिन जैसे ही उस कालेपन में आपने चमक ले आया, जो हमारे सैटिन के कपड़े होते हैं जो चमकीले काले होते हैं, तो उसमें शनिदेव के साथ साथ शुक्रदेव का भी प्रभाव आ गया। तो हम सेम रंगों के अंदर अलग अलग सेट्स के जरिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए एक से ज़्यादा ग्रहों का समावेश देख सकते हैं। तो हर रंग का जो अलग अलग सेट है या बैंडविड्थ ऑफ जो सेट है वो अलग अलग है। इसकी वजह यह है कि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग, जो कलर भी है अपने आप में एक एनर्जी है, अपने आप में एक पूरे के पूरे एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर जो जोन ऑफ वेवलेंथ है वो अलग अलग है। इसीलिए हर कलर में हमें, अब इसको ऐसे समझिए, हर ग्रह का अपना एक, हर रंग का अपना एक ग्रह होने वाला है, हर ग्रह का अपना एक रंग होने वाला है जो उसका प्राइमरी रूलर है। लेकिन उस प्राइमरी रूलर के साथ साथ सेड के हिसाब से, अलग अलग सेड्स के हिसाब से अलग अलग ग्रहों का भी समावेश होगा, जहां वो डबल रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, जहां वो दो ग्रह उसके रूलर बन जाएंगे। तो हम सेड्स में प्ले कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, जब हम बात करते हैं सप्ताह के दिन के हिसाब से, वो एक सामान्य तौर पे बहुत अच्छा है। बट अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग है, चॉइस है, तो आप उस दिन और आपकी कुंडली दोनों को मिलाकर भी तय कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो सिद्धार्थ जी, अब अगर हम इस पे एक छोटा सा, बिकॉज अभी वैलेंटाइन वीक आ रहा है और जो यंगस्टर्स हैं या इवन जो भी लोग रिलेशनशिप्स में हैं, वो हर इंसान चाहता है कि वो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो अगर हम छोटे छोटे टिप्स की बात करें नंबर्स के बेसिस पे कि हर नंबर को ये एक टिप अपने लिए अपना लेना चाहिए ताकि उनका जो दिन है, उनका जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहे, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर 1 के लिए आपसे पूछूं कि कौन सा एक ऐसा टिप है जो इन लोगों को करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम नंबर्स की बात करते हैं या किसी भी टिप्स की बात करते हैं, तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ब्रॉडर ओपिनियन है। अब हर नंबर के अंदर में अपने वेरिएशंस होते हैं, उनका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ, पूरा का पूरा नाम बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें करने की ज़रूरत है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं स्पेसिफिकली, तो 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला, तो आप सुनने की आदत डालें। थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, आपके पर्सनालिटी के खिलाफ है, बट सुनना बहुत जरूरी है। सुनने की आदत का मतलब कि सिर्फ आप ही हमेशा सही नहीं है। किसी भी रिश्ते के लिए दूसरों को सुनना या एडाप्टेबल होना बहुत जरूरी। तो नंबर 1 के लिए सबसे जरूरी यही है। दूसरा जो नंबर 1 वाले कर सकते हैं वो ये है कि आप जो हल्के रंग है या जो सूर्य देव के रंग है उनको अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा, सबसे मुश्किल काम, समय पे उठना जरूरी है, समय पे सोना जरूरी है। अगर आप सूर्योदय के साथ नहीं उठ सकते हैं या समय का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य देव की कृपा कभी नहीं पा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूर्य है, अगर उसकी आप कृपा पाएं, आपके रिलेशनशिप बेटर हो, तो समय का रिस्पेक्ट करने वाला बनिए।
तो ये 3 चीज़ें हैं जो जीवन में आप उतार सकते हैं। नंबर 2 की हम बात करें तो उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर नंबर 2 की बात करें रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना सीखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करेंगे, अपने आप को वो केयर नहीं देंगे, तो आपको वो प्यार और केयर नहीं मिलने वाला। दूसरा नंबर 2 के लिए ज़रूरी है कि आप भगवान शिव की आराधना करें। जो भगवान शिव की आराधना है, भगवान शिव की जो ब्लेसिंग्स हैं, आप मेल हो या फीमेल, दोनों ही केस में आपकी रिलेशनशिप्स के लिए बेटर रहने वाला है। और अगर नंबर 3 जो है, जो ऑलरेडी जुपिटर का नंबर है, ज्ञान अपने अंदर वो थोड़ा बहुत समा के बैठे होते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखें? अगर नंबर 3 की बात करें तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप उस परफेक्शन की तलाश को, उस इंटेलेक्चुअल परफेक्शन की तलाश को छोड़ दें और आप एक्सेप्ट करना सीखें। जो जिस फॉर्म में है, जिस इम्परफेक्शन के साथ है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप पीले मतलब येलो या गोल्डन कलर को प्रेफर करें। और तीसरा जो ज़रूरी चीज़ है कि आप माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल ऑफर करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में कि नंबर 4 वाले जो रूल हो रहे हैं राहु देव से, और राहु देव के बारे में आप ऑलरेडी इतना कुछ बता चुके हैं। अपने से तो ये बहुत इंटरेस्ट, मतलब अपने लिए तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहती हैं, लेकिन पार्टनर के लिए क्या ये कर सकते हैं? देखिए, नंबर 4 वालों के रिश्तों की बात करें तो नंबर 4 को यहाँ जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सबसे पहले तो फोकस्ड रहे। हर चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं कुछ चीज़ों में हमें एक सही रास्ते पे, एक सही पायदान पे, एक फोकस तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। फोकस तरीके का मतलब कि हम जो बने बनाए रास्ते हैं, बने बनाए जो रिवाज हैं, बने बनाए जो कस्टम्स हैं, उसको फॉलो करें। दूसरा, सिर्फ अपनी मन की ना करें, जो आपका पार्टनर है उसके भी व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करें। तीसरा, माँ सरस्वती की आराधना करें। माँ सरस्वती की आराधना आपके रिलेशनशिप में आपको एक इंटेलेक्चुअल विजडम देगी, जो आपको रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करने में आपकी मदद करेगा। अब हम अगर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जिसको वैसे तो बोला जाता है कि मरकरी का नंबर है, बैलेंस करके चलता है सब चीज़ें, रिलेशनशिप भी बैलेंस कर पाते हैं लोग? जहाँ तक नंबर 5 की बात करते हैं तो ये एक मिथ है इसके बारे में कि बैलेंसर है। ये बैलेंसर नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको हेवायर बनाता है, खासकर तब जब ये आपके लिए सकारात्मक ना हो। हेवायर का मतलब इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिश्ते पे फोकस होना सीखें, एक रिश्ते को समय देना सीखें। तो आपके लिए रिश्तों को समय देना, रिश्तों की ज़रूरतों को समय देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान गणेश की आराधना आपको वो विजडम देगी, वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज देगा, जो आपको उस फोकस में आपका इन्हांस करेगा। इन्हें स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, जो आपने अभी मेंशन बिल्कुल। भी किया। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं। और यही मैनेजमेंट, ये जो फोकस है, ये जो प्लानिंग है, ये इनके लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है इनके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अब नंबर 6 की बात करते हैं, जो लेकर आ रहे हैं सारी लग्जरीज हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, उनकी अब बात करते हैं। नंबर 6 की जब हम बात करते हैं ना, तो बिल्कुल आपने सही बोला, शुक्र लग्जरी का कारक है। बट एक और चीज़ ध्यान रखना है, शुक्र गुरु शुक्राचार्य से रिप्रेजेंट होता है। गुरु शुक्राचार्य एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनको मृत संजीवनी विद्या है, जो इंसान को फाइटिंग स्पिरिट दिखता है। तो नंबर 6 के लिए थोड़ा अपने जकड़न को, अपने जंजीरों को ढीले करने की जरूरत है। तो आप रिश्तों में घुटन ना बनाएं, दूसरों के भी व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करना सीखें। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ पे भगवान विष्णु की, खासकर जो माँ लक्ष्मी के साथ है, उनकी आराधना करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 जो है उनका क्या रहने वाला है? नंबर 7 के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को शेयर करें। हर बातों को अपने अंदर रखना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं उनको ना एक्सप्रेस कर पाना आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। दूसरा, नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जो ओवर रिसर्च करने की जगह पे या चीज़ों को ज़्यादा सोचने के कारण अपने हाथों से अपने कामों को ख़राब कर सकता है। तो चीज़ों को कैजुअली लेना, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना, और जो चीज़ लगे उसको सोचने की बजाय डिस्कस कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ आप यहाँ पे भगवान नरसिंह की, खासकर उन स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो माँ लक्ष्मी के साथ है, उसकी आराधना करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं शनि देव की, नंबर 8 की। नंबर 8 कैसे होते हैं रिलेशनशिप में, और इनके लिए क्या एक? नंबर 8 की बात करें तो शनिदेव का नंबर आते हैं, कहीं ना कहीं मन में एक डर भी चला आता है, शायद एक डर बन भी गया है। तो शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 8 एक बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है, रियलिस्टिक नंबर है। ये रिलेशनशिप्स को प्रैक्टिकली ग्राउंडेड रखने की कोशिश करता है।
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के इंटरेस्ट को भी समझें। कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट करना चलता है, तो ये आपको एक हेल्दी बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कहाँ फ्लॉन्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। तो शायद नंबर 8 के लिए एबिलिटी में एडजस्ट करना उनके लिए सबसे बड़ा की है। दूसरा जो सबसे बड़ा की है कि आप अगेन नंबर 7 की तरह ही अपनी भावनाओं को अपने तक ना रखें, अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर तक कम्युनिकेट करें, जो बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पे आप भगवान शिव की आराधना करें, खासकर माँ पार्वती के साथ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिद्धार्थ जी, अब हमारा आखिरी नंबर आ जाता है, नंबर 9, जिसका साल भी है, जो वैसे तो बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। इनके लिए क्या लव एडवाइस है? देखिए, नंबर 9 की बात करें और लव एडवाइस की बात करें तो नंबर 9 एग्रेसिव तो है, बट साथ में ह्यूमैनिटेरियन भी नंबर है। एक ऐसा नंबर है जो खुद से पहले कम्युनिटी को रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने को भी प्रायोरिटी बनाएं, सिर्फ समाज के लिए या एक ओवरऑल कल्चर की तरफ ना जाए, वरना वो दिक्कत है। तो हमें अपने पार्टनर को भी ड्यू फोकस, ड्यू इंटरेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है, सबका अपना एक जगह होता है, उस जगह का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अगेन नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो कहीं ना कहीं रिश्तों में डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ इस डोमिनेटिंग एबिलिटी को एडेप्टेबल बनाने की जरूरत है, ताकि आप सामने वाले पार्टनर को भी जगह दे सके। उपाय के तौर पे भगवान राम और माँ सीता की आराधना करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिद्धार्थ जी, जो भी चीज़ें अभी आपने रिलेशनशिप्स को लेकर हमें बताई हैं, ये आई होप हमारे यूज़र्स जो भी हैं, हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, उसे अपनाएं। इसके बाद बस एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज़ आप न्यूमरोलॉजी बहुत करते हैं और आज की डेट में जो हमारे सबसे करीब रहता है वो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन के नंबर्स। तो मोबाइल फ़ोन के नंबर्स भी क्या ये डिसाइड करते हैं हमारा सक्सेस, हमारा रिलेशनशिप, हमारी लाइफ? क्या ये हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं? मैं मोबाइल नंबर को आंसर करूँ उससे पहले एक चीज़ आंसर करूँगा कि अभी हमने 9 नंबर्स की जिक्र की, 9 नंबर्स को क्या करना चाहिए। मैं एक मोटे तौर पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता या जिनको अपना उतनी वो नहीं जाना चाहते हैं। तो वैसे स्थिति में कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ जो आपको रिलेशनशिप में हेल्प करेगा। सबसे पहले, और ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कम्युनिकेट करें। किसी भी रिलेशनशिप का जो नींव है, जो उसका बेस पॉइंट है, वो कम्युनिकेशन है। एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन आ गया, जिस रिश्ते की नींव आपने कम्युनिकेशन पे बनाई, वो रिश्ता हमेशा मजबूत टिकेगा। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, शेयर्ड इंटरेस्ट। शेयर्ड इंटरेस्ट का मतलब कि आप अपने गोल्स बनाएं। गोल्स का मतलब कि आप इंडिविजुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, दोनों, चाहे जो भी स्पाउसेस हैं, दोनों अपने अपने लिए इंडिविजुअल गोल्स भी बनाएं। अब ये इंडिविजुअल गोल पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं। एज अ कपल भी गोल बनाएं कि एज अ कपल हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ ये भी जरूरी है, अपने रिचुअल्स बनाएं, ऐसी एक्टिविटी बनाएं जहां आप देश दुनिया से हटकर सिर्फ आप दोनों हैं। जैसे साथ खाना बनाना हो सकता है, साथ सफाई करना हो सकता है, साथ वार्डरोब को ठीक करना हो सकता है। इसको मैं बोलता हूँ शेयर्ड लव रिचुअल, और ये बहुत जरूरी है। तीसरा जो जरूरी चीज है यहाँ पे, वो है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स इन लॉज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स किड्स हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स कोई दूसरा काम हो, उसको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवाइड करें। ये 3 बेसिक लाइफ टिप्स है जो हमें ध्यान रखना है। एक और जरूरी चीज है कि हमें प्रोएक्टिवली अपनी दशाओं के हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से खुद के रिचुअल्स, खुद के रेमेडीज, खुद के उपाय को हिस्सा बनाना है जीवन का, जो हमें हेल्प करेगा। अब आते हैं मोबाइल नंबर की ओर। अब ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, इंटरेस्टिंग लम्हा है। कि लम्हा इसलिए क्योंकि जो इसकी आलोचना करते हो बोलते हैं भाई ये प्रभाव कहाँ डालेगा, हमारे कौन से शास्त्र में है, किसी शास्त्र में नहीं। तो बिल्कुल एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं इसको नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको माने नहीं, ये हमारे न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन है, एक ऐसा कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन जो पिछले कुछ सालों में, या यूं कहो पिछले 1 दशक में लगभग आया है। अब सबसे पहले समझते हैं ये आया क्यों है। आज की तारीख में मैं, आप या कोई भी व्यक्ति जो हमें सुन रहा है या देख रहा है, अपने जीवन का एक छोटा से छोटा काम भी बिना मोबाइल फोन के नहीं कर सकता। चाहे आपको बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हो, या हॉस्पिटल में कभी अनफॉर्चुनेटली एडमिट होना पड़े, बच्चे के स्कूल एडमिशन फॉर्म से लेके आपके जॉब एप्लीकेशन फॉर्म तक, तो या ग्रॉसरी शॉपिंग से लेके किसी लग्जरी डेस्टिनेशन ट्रैवल तक, तो हर जगह आपका मोबाइल नंबर आपकी आइडेंटिटी बन गया है, आपका पहचान बन गया है।
पहले जो काम हमारा सिग्नेचर करता था चेकबुक पे साइन करके, आज हम वो ओटीपी दे देते हैं, हमारा काम बन जाता है। तो ना चाहते हुए भी हमारी एक पहचान मोबाइल नंबर बन रहा है, और यही हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर का हमारे जीवन में जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। सिंस इनका रोल और सिग्निफिकेंस बढ़ते जा रहा है, तो इसका हमारे जीवन में इम्पैक्ट है, और ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है। एक और जरूरी चीज, मोबाइल नंबर से ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब ये हमारे डेट ऑफ बर्थ और नाम में छुपे हुए अच्छे चीजों को बढ़ा सकता है, तो बुरे चीजों को भी बढ़ा सकता है, बुरे चीजों को कम भी कर सकता है। तो मोबाइल नंबर को मैं लक एक्सेलरेटर के रूप में रखता हूँ, एक ऐसा एक्सेलरेटर जो हमारे लक को एक्सेलरेट करने में, लक को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। तो बिल्कुल हमें अपने मोबाइल नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए, और सिर्फ मोबाइल नंबर्स को ही नहीं, हमारे जो वॉलपेपर्स है वो भी उतने ही जरूरी है। अच्छा। तो मोबाइल वॉलपेपर्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम अमूमन अपने जीवन को देखें, मैं आप कोई भी जो इस कनेक्टेड वर्ल्ड में है, सबसे ज़्यादा बार किसी चीज़ को देखता है वो अपने मोबाइल का होम स्क्रीन होता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सो के जगने के बाद भी अगर हमने हाथों को देख लिया, तो अगला जो चीज़ होता है वो हम मोबाइल फ़ोन को ही देखते हैं। बहुत सारे लोग हाथ को नहीं देखते, मोबाइल को ही देखते हैं। तो हमारी जो पहली दृष्टि है वो हमारे वॉलपेपर पे पड़ रहा है, मतलब हमारे विजन पे पड़ रहा है। तो जो मोबाइल वॉलपेपर्स है वो पुराने ज़माने के विजन बोर्ड्स का एक एडाप्टेशन है। तो जिस चीज़ को हम बार बार देख रहे हैं, हर बार देख रहे हैं, तो हमारे पास एक मौका है हम उसको अपने हेल्प के लिए, अपने सहायता के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करें। तो मोबाइल वॉलपेपर्स एक मिनी फॉर्म ऑफ, डिजिटाइज फॉर्म ऑफ विजन बोर्ड है। जिस तरीके से विजन बोर्ड हमारे ब्रेन को या हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है, हमारे अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू, हमारे फीडबैक लूप्स के जरिए, हमारे अलग अलग डोपामाइन रिलीज करके, तो उसको हेल्प करने में हेल्प करता है। तो मोबाइल वॉलपेपर भी हमारे काम का है। तो हम दोनों ही तरीके को यूज कर सकते हैं। एक तरह का एक्सेलरेटर है और एक ऐसा एक्सेलरेटर जो लक को एक्सेलरेट करे। कोई ऐसा मोबाइल पेपर आप मतलब बता सकते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर, कोई एक दो चीज़ें जो तो किसी पे के लिए भी अच्छी ही रहेंगी, कोई भी लगाता है उसका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा अगर लगाता है तो? देखिए, अमूमन देखा जाए तो डेफिनेटली जो वॉलपेपर्स हैं वो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग बनते हैं, बट फिर भी अगर एक बेसिक हम लेने की कोशिश करें और एक बहुत ही ओवर रखने की कोशिश करें, तो आप सिंपल मतलब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वॉलपेपर ऐसा नहीं बन सकता जो सबके लिए काम करे, बट फिर भी एक बहुत ही जनरल रखने की कोशिश करें। तो आप जो वॉलपेपर्स हैं, अपने जो माता पिता हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके फ़ोटो को अपने वॉलपेपर के रूप में रखें, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उनके दर्शन करेंगे तो आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को इम्बाइब कर पाएंगे। तो एक कंप्लीट फैमिली पोर्ट्रेट जहां आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके इन लॉज भी हैं, आपके स्पाउसेस भी हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही सिर्फ, और एक जॉइंट पिक्चर को एक कोलाज के रूप में या एक सिंपल फोटो के रूप में, वॉलपेपर के रूप में लगाए, ये एक अच्छा उपाय, एक अच्छा रेमेडी हो सकता है सबके लिए। इसमें बस एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि क्या डिसीज्ड पेरेंट्स की फ़ोटो लगाना भी सही होता है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। जो डिसीज पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ जी, बस हम अपने इस पूरे पॉडकास्ट को अब एंडिंग सेशन पे लेके जाते हैं। एक चीज़ जो रिलेशनशिप को लेकर मैं आपसे वापस से पूछना चाहूँगी वो ये कि आजकल जो भी लोग, वैसे तो यूजुअली लोग लव मैरिज कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा चले गए, बट अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट पे जो लोग हैं, जो एक दूसरे को इससे पहले जानते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने इमोशन, अपने थॉट प्रोसेस को मैच 1 या 2 मीटिंग्स में नहीं कर सकते। उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए या अपने पार्टनर में देखनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक ध्यान रखने या पार्टनर में देखने की बात है, जब आप अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप एक दूसरे की ऊर्जा को देखें, एक दूसरे के वाइब्स को देखें। अगर आप वाइब्स के लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं और शायद दोनों एडेप्टेबल हैं, दोनों एक स्थिर पाथ पे नहीं है, दोनों बदलने को तैयार है, इवॉल्व करने को तैयार है साथ, तो बिल्कुल उसको अचीव कर पाएंगे आप। तो उस एडेप्टिबिलिटी को और उस वाइब्स को चेक करें। और मुझे लगता है कि अगर आप अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज में हो, दोनों ही में आपको एस्ट्रोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा, बल्कि इसलिए ये आपको आपके पार्टनर को सही तरीके से समझने में, उसके पसंद को, उसके नापसंद को, उसके इंटरेस्ट को, उसके प्रायोरिटीज को, उसके गोल्स को समझने में आपकी मदद करेगा। बहुत बार सवाल आता है कि भाई अरेंज मैरिज में तो हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो क्या करें? हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो नाम के बेस पे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो फेस रीडिंग हो, चाहे वो वॉइस रीडिंग हो, जो आपका वो पर्पस सॉल्व कर सकता है।
तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता या झिझक है डेट ऑफ बर्थ मांगने में, तो भी आप इनकी मदद सकती। तो यहाँ पे हम ज्योतिष को एक ऐसे मैकेनिज्म के रूप में यूज करें जो हमारा साथी है, हमारा पर्सनल फ्रेंड है, पर्सनल, या फिर इसको मैं बोलूँ ये बेस्ट फ्रेंड है, BFF है। ये हमारा BFF बनने वाला है जो हमें पार्टनर के बारे में हमें चुगली करेगा। पार्टनर की चुगली का मतलब है हमें वो चीज़ें बताएगा जो हमें उस रिलेशनशिप को बेहतर करने की ओर हमारी मदद करेगा। तो ये एक आपके लिए ओपिनियन हो सकता है। तो आप प्रेडिक्शन की बजाय एस्ट्रोलॉजर को एक लाइफ कोच के रूप में, एक गुरु के रूप में देखें, एक मेंटर के रूप में देखें, जो आपको अपने आप को समझने में भी कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है, क्या इंटरेस्ट है। कभी कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते। बहुत बार होता है कि हमें लगता है अरे हमारे चश्मे से ये सही है, बट हो सकता है कि इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट से, एक एक्सपर्ट व्यू पॉइंट से आप सही ना हो। तो ये 3 चीज़ें का आप समावेश एक अरेंज मैरिज में आप कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने जो भी हमारे यूज़र्स को आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपने एक बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दिखाया है हमें कि चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो या आगे आने वाला फ्यूचर हो, आपने हर चीज़ पे हमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दिखाया है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लोग छोटे छोटे तौर पर भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आपकी इस वैल्यूएबल इंसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और मैं चाहूँगी कि हमारे यूज़र्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें। एक आखिरी बात जो आप अपने फैंस से, अपने यूज़र्स से कहना चाहें। एक आखिरी बात वो ये है कि आप अपने रूट्स की तरफ वापस जाएं। रूट्स की तरफ मतलब जो आपके माता पिता हैं, जो आपके पितृ देवता हैं, जो आपके कुलदेवी कुलदेवता हैं, उनकी आराधना करें, उनकी कृपा लें। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर है जिसका जिम्मेदारी है कि सूर्य से आने वाली वैसी रोशनियाँ जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती है उसको रोके, वैसे ही जो ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ कुलदेवी कुलदेवता है, वो हमारे चारों तरफ वैसा ही रक्षा कवच बनाता है। अगर आपके चारों तरफ ये रक्षा कवच है तो आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी बेहतर है और बहुत सारी समस्याओं को आप समय से पहले जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे बच पाएंगे। रुस्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी इंसाइट्स के लिए और हमारे यूज़र्स को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। आपका माई ज्योतिष अमर उजाला पे हम पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।